प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में बड़ा हादसा हुआ है जिससे पूरा देश गमगीन है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के अमृत स्नान से पहले आधी रात को भगदड़ मच गई थी, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। भारत में होने वाले धार्मिक आयोजनों में ही ज्यादातर भगदड़ मचती है। पिछले साल जुलाई में हाथरस के सिकंदरा मऊ में बाबा नारायण साकार हरि भोला के एक सत्संग में मची भगदड़ में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं थीं। हमारे देश में अक्सर धार्मिक आयोजनों में भगदड़ के दौरान बड़े पैमाने पर मौतें होती रहती हैं। आखिर क्या होती है इनकी वजह और क्यों ज्यादातर महिलाएं या बच्चे ही इसका शिकार बनते हैं? आइए जानते हैं। अगर कुंभ की बात की जाए तो साल 1954 में प्रयागराज में सबसे बड़ा हादसा हुआ था। 14 फरवरी 1954 को कुंभ के दौरान भगदड़ मचने से 500 लोगों की मौत हो गई थी। दूसरी बड़ी घटना भी इलाहाबाद कुंभ की है। साल 2013 में ट्रेन का इंतजार करते हुए श्रद्धालुओं की इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 35 लोगों की मौत हो गई थी। इस भगदड़ की वजह ये थी कि ट्रेन का प्लेटफॉर्म एंड समय पर बदल दिया गया था, जिसकी वजह से यात्रियों में पैनिक हो गया था और वे किसी भी हालत में ट्रेन पकड़ने के लिए भागम भाग करने लगे, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई थी। धार्मिक आयोजनों में ही अक्सर भगदड़ होती है और इसके चलते मौतें भी होती हैं, लेकिन ये घटनाएं सवाल खड़ा करती हैं कि आखिर भगदड़ क्यों होती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2000 से 2013 तक भगदड़ में लगभग 2000 लोग मारे गए। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन द्वारा प्रकाशित 2013 के एक अध्ययन से पता चलता है कि भारत में 79% भगदड़ धार्मिक सभाओं और तीर्थ यात्राओं के कारण होती है। भारत और अन्य विकासशील देशों में भीड़ भाड़ से जुड़ी अधिकांश दुर्घटनाएं धार्मिक स्थलों पर ही होती हैं। अक्सर ये धार्मिक आयोजन या कार्यक्रम ऐसी जगहों पर होते हैं जहां से निकलने का केवल एक रास्ता होता है और वो भी संकरा होता है। अधिकांश धार्मिक उत्सव नदियों के किनारे, पहाड़ी इलाकों या पर्वत शिखरों जैसे क्षेत्रों में मनाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में उचित रास्ते नहीं हैं, जिससे तीर्थ यात्रियों के लिए जोखिम पैदा होता है। भगदड़ के कई कारण हो सकते हैं। इनमें से कुछ खतरे इस तरह से हैं। क्षमता से अधिक भीड़ का इकट्ठा होना, भीड़ को संभालने के लिए नियंत्रण की व्यवस्था न होना, कार्यक्रम स्थल का गलत चुनाव जिसमें कोई स्पष्ट निकासी मार्ग न होना, आयोजन स्थल का संकीर्ण होना, आयोजन स्थल पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव, इसके पीछे प्रबंधन की कमी जिम्मेदार होती है। आमतौर पर धार्मिक सभाओं और आयोजनों की मंजूरी तभी मिलती है जब आयोजन स्थल पर निकास की व्यवस्था समुचित हो, कई निकास द्वार हो और हर निकास द्वार बड़ा और चौड़ा हो। आमतौर पर धार्मिक आयोजनों के आयोजकों, आयोजक स्थल के मालिकों और राज्य प्रशासन को भीड़ की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार माना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि उचित भीड़ प्रबंधन प्रणाली की कमी से ऐसी आपदाएं होती रहती हैं। भारत में धार्मिक आयोजनों में आमतौर पर खासी भीड़ होती है। भगदड़ और भीड़ के घनत्व में एक अनुपात जरूर होता है। आमतौर पर प्रति वर्ग मीटर में ज्यादा से ज्यादा 5 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ आयोजनों में प्रति वर्ग मीटर भीड़ की संख्या 10 पहुंच जाती है। जैसा कि हाथरस में भी यही हुआ। यहाँ भी निकास द्वार केवल एक ही था, वो भी छोटा था। अमेरिका में 1 वर्ग मीटर में आप 5 से ज्यादा लोगों को समायोजित नहीं कर सकते, लेकिन भारत में ये आराम से हो जाता है। जब भीड़ बढ़ती है तो हालात बेकाबू हो जाते हैं। आइए जानते हैं कैसे होती है हादसे की शुरुआत। ऐसे मामलों में ज्यादातर ट्रिगर मनोवैज्ञानिक होता है, जैसे भीड़ में अफवाह फैलना या तेज आवाज या किसी व्यक्ति का फिसल जाना। पहले से ही संकरी जगह में और घबराए हुए लोग एक दूसरे को धक्का देना शुरू कर देते हैं। इंडियन सोसाइटी फॉर अप्लाइड बिहेवियरल साइंस के अध्यक्ष गणेश अनंत रामन कहते हैं कि भौतिक बुनियादी ढांचे की कमी से भीड़ का व्यवहार और भी खराब हो जाता है और खतरे की भावना बढ़ जाती है। दिल्ली में विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, न्यूरो एंड एलाइड साइंसेज के पूर्व क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर पुलकित शर्मा कहते हैं कि घबराहट की ऐसी स्थितियों में हर किसी के दिमाग में एक अलार्म बजता है कि कोई खतरा है। ज्यादातर लोगों को यह भी नहीं पता होता कि खतरा वास्तव में है या नहीं है, क्या ये उन्हें प्रभावित करेगा। हर कोई अपने और अपने परिवार के बारे में चिंतित है और इसीलिए वो स्वार्थी हो जाता है। बाकी सभी को सिर्फ एक वस्तु और बाधा के रूप में देखता है। पुलिस का एक्शन भी करता है दिक्कत। अनियंत्रित लोगों के समूह पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई भी दिक्कत पैदा करती है।
ऐसे समय में पुलिस अक्सर आने वाली भीड़ को विपरीत दिशा में खदेड़ती है, जिससे भगदड़ के हालात पैदा हो जाते हैं। वहीं धार्मिक आयोजनों में हादसे में ज्यादातर मरने वाली महिलाएं होती हैं। पिछले साल जुलाई में हाथरस हादसे में ज्यादातर मरने वाली महिलाएं थी। ज्यादातर मामलों में ऐसा ही होता है, क्योंकि महिलाएं ज्यादा धार्मिक होती हैं तो वो ऐसे आयोजनों में ज्यादा संख्या में पहुंचती हैं। वे शारीरिक तौर पर उतनी मजबूत नहीं होती, जिसकी वजह से भगदड़ के दौरान उनके शिकार बनने की आशंका ज्यादा होती है। वहीं भारतीय महिलाओं का पहनावा जो कि साड़ी होता है, उनके भागने में सबसे ज्यादा रुकावट पैदा करता है। पितृसत्ता द्वारा थोपी गई साड़ी की वजह से जाने कितनी महिलाओं के साथ हादसे हो चुके हैं। वहीं महिलाओं में घबराहट की मात्रा भी तुरंत बहुत बढ़ जाती है, जिससे उन्हें हार्ट अटैक हो सकता है या दम घुट सकता है। अक्सर महिलाएं भागते लोगों के पैरों के नीचे आकर कुचली जाती हैं। महिलाओं का शरीर आमतौर पर छोटा होता है और उनकी छाती के ऊपर हिस्से में ज्यादा वजन होता है। अक्सर भगदड़ के दौरान वहां दबाव पड़ता है तो इसका असर उनके लिए खतरनाक होता है। भगदड़ के समय किस तरह प्रतिक्रिया करता है शरीर, आइए जानते हैं। भगदड़ के दौरान भीड़ में फंसे लोग एक दूसरे से टकराते हैं। इसका मतलब है कि हिलने डुलने के लिए कोई जगह नहीं है। ये श्वसन के लिए जिम्मेदार एक प्रमुख मांसपेशी डायफ्राम को सिकुड़ने और सपाट होने से रोकता है, जिसका अर्थ है कि हवा फेफड़ों में प्रवेश नहीं कर सकती या बाहर नहीं निकल सकती। जब ऐसा होता है तो ये जल्दी ही कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण और ऑक्सीजन की कमी के साथ खतरनाक स्थिति की ओर ले जा सकता है। मानव शरीर लंबे समय तक ऑक्सीजन के बिना काम नहीं कर सकता है, क्योंकि इससे जल्द ही अंग विफलता और मस्तिष्क की मृत्यु हो सकती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।